साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कहां पर सबमिट करवाए जाते हैं और कौन सी ऐसी दो गलतियां हैं जब वीजा अप्लाई करते हैं तो आप गलतियां करते हैं और आपका वीजा रिफ्यूजल होने के चांसेस बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कंसल्टेंट व्लॉग्स। वीजा कंसल्टेंट व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त दिशास दी। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका विजिट वीजा के बारे में, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है और कौन सी ऐसी दो गलतियां हैं जो आप करते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। आज के इस व्लॉग में सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट आपका 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। उसके बाद आपके आती है 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ्स पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। 35 बाय 45 आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ऑल यूज पेज की कॉपीज आती हैं। आपका आईडी कार्ड की कॉपी, आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक के 4 पेज प्रिंट होना चाहिए। आपकी एफआरसी फैमिली सर्टिफिकेट और अगर आप न्यूली मैरिड हो तो एमआरसी यानी निकाहनामे की कॉपी भी साथ में अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद आप कहते हैं टैक्स डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपका एफपीआर एनटीएन और लास्ट 2 से 3 साल के आपके टैक्स रिटर्न्स आते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयमेंट लेटर, एनओसी और लास्ट ईयर की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आपको एक्स पाकिस्तान लीव लेटर और लास्ट ईयर की सैलरी स्लिप चाहिए होती है। अगर आप 6 मंथ की सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं तो वो भी आप लगाने में कोई इशू नहीं होता, आप 6 मंथ की सैलरी स्लिप भी उसमें अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको एफिडेविट लगाना पड़ता है फ्रीलांसिंग के लिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट के लिए लीव एप्लीकेशन लेटर लगाना पड़ता है। जो आपको यूनिवर्सिटी, कॉलेज जहाँ पर आप स्टडी कर रहे होते हैं वहां से आपको लीव एप्लीकेशन लेटर मिलता है, वो आपको लगाना पड़ता है। और अगर आप कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर स्पॉन्सर के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। स्पॉन्सर के सोर्स ऑफ इनकम, टैक्स रिटर्न स्पॉन्सर के, उनकी बैकशॉट आ जाती है और फिर एक एफिडेविट ऑफ सपोर्ट बनता है। तो स्पॉन्सर की तरफ से एक एफिडेविट बनता है और एक और एफिडेविट जो आपकी मामा और पापा की तरफ से एफिडेविट बनता है जो आपको ऑथराइज करते हैं। एमएससी एफिडेविट उसको कहा जाता है कि इनको ये बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, आपका रिलेटिव है, जो भी है वो आपको स्पॉन्सर की बेस पर आप वहां पर जा रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, बिजनेस विजिटिंग कार्ड, बिजनेस एफपीआर एनटीएन, बिजनेस टैक्स रिटर्न्स, बिजनेस चैम्बर सर्टिफिकेट और बिजनेस की बैकशॉट आती है लास्ट 6 मंथ की। बैकशॉट का फर्स्ट पेज, लास्ट पेज और बैंक लेटर बैंक से साइन और स्टैम्प होना चाहिए, तब आपकी बैकशॉट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात रही अगर आपकी बिजनेस की बैकशॉट नहीं है तो अपनी पर्सनल बैकशॉट किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। पर्सनल बैकशॉट को आप जब कवर लेटर लिखते हैं तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है कि जो आपकी सारी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के लिए वो आपकी ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल अकाउंट से होती हैं, तब आपकी वो बैकशॉट एक्सेप्टेबल होती है। और जहां तक बात रही अगर साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा हासिल करने के लिए आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं या नहीं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, कोई कमर्शियल, कोई रेजिडेंशियल, कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो आप वो डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में अटैच कर सकते हैं। कोई गाड़ी आपके नाम पर है उसके डॉक्यूमेंट्स, कोई रेंटल वैल्यू अगर आपके अकाउंट में आ रही है तो आप रेंटल एग्रीमेंट भी अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की बैकशॉट आप यूज कर सकते हैं। एडिशनल टाइज शो करना जरूरी नहीं होते। अगर आपके पास एडिशनल टाइज है तो फाइल में लगा दिया करें। एडिशनल टाइज शो करना जरूरी नहीं होते, इसमें ये होता है कि आपकी फाइल थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है और एडिशनल टाइज में आपको वीजा लगने के चांसेस भी अच्छे हो जाते हैं। सेम टाइम एडिशनल टाइज आपके बेसिक एक्सेप्ट नहीं करती और आपको रिटर्न कर देती है, तो उसमें कोई इशू नहीं होता, आप फाइल में लगा दिया करें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा हासिल करने के लिए। और जहां तक बात रही हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कौन सी आप दो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होता है और नेक्स्ट टाइम आपको साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा मिलना मुश्किल होता है और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है। साउथ अफ्रीका के लिए डॉक्यूमेंट्स आप जायज में सबमिट करवाते हैं, वॉक इन भी आप जाकर सबमिट करवा सकते हैं और अपॉइंटमेंट पे भी। लेकिन बेटर ये है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हो आप उस दिन जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, क्योंकि वॉक इन को बहुत कम एंटरटेन करते हैं। तो जिनकी अपॉइंटमेंट होती है उनके लिए होता है कि आपको एंटरटेन को करना पड़ता है, जो मर्जी हो जाए तो आपकी फाइल सबमिट करते हैं। तो कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर आप जायज सेंटर में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गए होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होते हैं एम्बेसी में।
उसके बाद अगर उन डॉक्यूमेंट्स में आपको कोई इशू होता है एम्बेसी को, तो वो आपको एम्बेसी बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। और जहां तक बात रही इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जाते हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, आज हम आपको बताएंगे इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या किए जाते हैं और जो वीजा रिफ्यूजल की वजह होती है वो भी हम आपको बताएंगे। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन किए जाते हैं, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, इसमें हर बंदे का इंटरव्यू नहीं होता, एम्बेसी कुछ बंदों को बुलाती है तो जिसमें उनका इंटरव्यू होता है। जिन बंदों का इंटरव्यू होता है उनके अकाउंट में या तो कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हुई होती है, 10 लाख 8 लाख 12 लाख की पुरानी ट्रांजैक्शन हुई होती है, तो उसमें उनको बताना पड़ता है, एम्बेसी उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होती तो एम्बेसी आपको बुला लेती है कि इस ट्रांजैक्शन का पर्पस आप बता दें। तो ट्रांजैक्शन का पर्पस आपको पता होना चाहिए, जो ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं उसका ट्रांजैक्शन का पर्पस आपको पता होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको साउथ अफ्रीका ने विजिट वीजा दिया है और आपने ट्रैवल नहीं किया, तो उसकी रीजन आपको बतानी पड़ती है कि आपने ट्रैवल क्यों नहीं किया। आपको एम्बेसी बुला लिया जाता है कि हमने आपको वीजा दिया था तो आपने साउथ अफ्रीका ट्रैवल क्यों नहीं किया, तो सभी आपको रीजन बतानी होती है। जो भी आपके साथ मसला हुआ होता है या जिस वजह से आप नहीं गए होते, वो आपको रीजन बतानी पड़ती है। और उसके बाद आपके होटल के मुताबिक क्वेश्चन किए जाते हैं, आपका होटल इशू है, नॉन इशूड है, वो सारे क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करने के लिए इंटरव्यू में कोई सख्त क्वेश्चन नहीं किए जाते। और जहां तक बात रही वीजा रिफ्यूज होने की कौन सी दो बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से आपके साउथ अफ्रीका का वीजा रिफ्यूज होता है। साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करने के आपके पास 2 से 3 कंट्रीज की कम से कम ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए और आपके सोर्स ऑफ इनकम जो स्ट्रांग होने चाहिए। ऐसा बहुत सारे लोग इस तरह करते हैं कि उनकी बैकग्राउंड जो होती है लास्ट 6 मंथ से जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसके मुताबिक उसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। लास्ट 6 मंथ का उसका क्लोजिंग बैलेंस सर्च करें, लाख 2 लाख रुपए शो हो रहा होता है। तो जब वीजा अप्लाई करते हैं उससे 1 से 2 महीने पहले उसमें 8 से 10 लाख अकाउंट में शो करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते और 8 से 10 लाख अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनका वीजा रिफ्यूज होता है। और रिफ्यूजल की वजह ये लगाई जाती है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो मैच नहीं कर रही और उसमें अनकंसिस्टेंसी है, तो जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। और दूसरी इसमें रिफ्यूजल की बड़ी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग अपना फ्रेश एनटीएन बनवा के या फ्रेश टैक्स पेड करके अपना वीजा अप्लाई करते हैं, तो इससे एम्बेसी को भी एक आइडिया हो जाता है कि मैंने फ्रेश टैक्स रिटर्न्स बनवाए हैं, जिसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूज होता है। तो साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करने के लिए कम से कम आपका 6 मंथ की बैकग्राउंड होनी चाहिए और उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए कि जिस मुताबिक आपकी लास्ट 6 मंथ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चल रही है उसी मुताबिक आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और उसके बाद आपके टैक्स रिटर्न्स कम से कम भी 6 महीने पुराने टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए। आप फ्रेश एनटीएन टैक्स रिटर्न चैम्बर सर्टिफिकेट नहीं बनवाए, इसकी वजह से भी आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है। और जहां तक बात इसका प्रोसेसिंग टाइम, साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करने के लिए प्रोसेसिंग टाइम है आजकल 2 से 3 हफ्ते का प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है। अगर आप साउथ अफ्रीका का वीजा हासिल करना चाह रहे हैं तो प्रोसेसिंग टाइम में कम से कम 4 वीक का उसमें टाइम ऐड करें। और जहां तक बात इसके लिए अप्रूव्ड वैक्सीनेशन कौन सी है, WHO जो अप्रूव्ड वैक्सीनेशन है इसमें फाइजर, मेड्रोना, एस्ट्राजेनेका, साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन शामिल है। अगर आपको साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीनेशन हुई है तो कोशिश करके बूस्टर डोज लगवाएं और उसके बाद अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवाएं। तो इस तरीके से आप साउथ अफ्रीका का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और कौन सी 2 गलतियां हैं जो आप नहीं करेंगे तो आपका वीजा लगने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो हमने सोचा वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स को ये सारी इंफॉर्मेशन बता दें कि किस तरीके से आप साउथ अफ्रीका का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री का विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डी चौक हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।